नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आप बीटी चैनल पर एक सच्ची और रोमांचक हॉरर कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आज की कहानी यह एहसास दिलाएगी कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़े खतरे कभी कभी हमारे सबसे करीब के लोगों से ही हो सकते हैं, चाहे वो हमारे दोस्त हों, परिवार के लोग हों या फिर पड़ोसी। इंसान बाहर के दुश्मनों को पहचान सकता है, लेकिन अपने आसपास छिपे गुप्त शत्रुओं को पहचानना बेहद मुश्किल होता है। इन्हें आम भाषा में गुप्त शत्रु कहा जाता है। कभी कभी ये गुप्त शत्रु इंसान की जिंदगी को इस कदर बर्बाद कर देते हैं कि वह सपने में भी नहीं सोच सकता। आसपास के लोग जिन पर हमें भरोसा होता है, वही कभी कभी हमारी खुशियों को तबाह कर सकते हैं। आपने भी ऐसी घटनाओं के बारे में अखबारों और न्यूज चैनल्स पर सुना होगा। आज की कहानी एक ऐसी ही खतरनाक घटना के बारे में है जो आपको सतर्क कर देगी। इस कहानी को सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि हमारे आसपास के लोग भी कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के रहने वाले अरुण की है। अब यह कहानी अरुण के नजरिए से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अरुण मिश्रा है और मैं जबलपुर शहर का रहने वाला हूं। वर्तमान में मैं भोपाल में अपनी बुआ के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहा हूँ और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा एक बड़ा सपना है जो मेरी सरकारी नौकरी लगने के बाद ही पूरा हो सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। यह घटना तब हुई जब मैं जबलपुर में अपने घर पर रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। इस घटना के कारण मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा और बुआ के यहाँ आकर रहना पड़ा। उस वक्त हमारे घर में कुल 6 सदस्य थे। मैं, मेरी दादी, पापा, मम्मी और मेरा छोटा भाई। मेरे पापा और चाचा की जबलपुर में एक हार्डवेयर की दुकान थी। पापा और चाचा सुबह दुकान पर चले जाते और मैं 10 बजे कॉलेज। घर पर सिर्फ महिलाएं और मेरा छोटा भाई ही रहते थे। हमारे घर के सामने एक मकान था जो काफी समय से खाली पड़ा था। उसके मालिक इंदौर में रहते थे। एक दिन पापा को मकान मालिक का फोन आया। उन्होंने बताया कि उस मकान में एक नई फैमिली किराए पर रहने आ रही है और कहा कि उन पर नजर रखें। कुछ दिनों बाद हमारे सामने वाले मकान में सफाई का काम शुरू हुआ। हमें पता चला कि यह वही नए किराएदार हैं। लेकिन अजीब बात यह थी कि वे लोग दिन के समय कभी बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन पापा को क्या पता था कि जिनको वह शरीफ और समझदार समझ रहे हैं, वही लोग आगे चलकर हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बनने वाले थे। उन्हीं की वजह से हमारे साथ एक इतनी डरावनी और भयंकर घटना होने वाली थी जिसके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल जब वे लोग उस मकान में रहने के लिए आए तो शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, दिन भर वे लोग अपने मकान से बाहर भी नहीं निकलते थे। लेकिन धीरे धीरे रात के समय उनके घर से कुछ अजीब अजीब तरह की आवाजें आने लगीं। कभी उनके घर से पायल की ऐसी आवाज आती थी जैसे रात के समय कोई पहनकर दौड़ रहा हो। कभी कभी रात के समय किसी के चिल्लाने की तेज आवाज सुनाई देती थी। शुरुआत में हमने इन चीजों को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे यह घटनाएं बढ़ने लगीं। इसी बीच एक दिन हमारे घर पर एक छोटी सी पार्टी थी। पापा ने मुझे सामने वाले घर जाकर उन लोगों को शाम के खाने पर आमंत्रित करने के लिए कहा। मैं उनके घर गया, लेकिन जब मैं पहुंचा तो देखा कि उनके घर का दरवाजा बाहर से बंद था। दरवाजे को देखकर मुझे लगा कि शायद वे लोग घर पर नहीं हैं। मैं लौटने ही वाला था कि तभी मुझे घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। ये सुनकर मुझे यकीन हो गया कि घर के अंदर कोई है। मैंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन वह अंदर से लॉक था। काफी देर खटखटाने के बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। जब मैं अंदर गया तो मैंने जो देखा वह बहुत डरावना था। वह घर बाहर से जितना साफ सुथरा दिखता था, अंदर से उतना ही गंदा था। हर तरफ जाले लगे हुए थे और पूरे घर में धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कई दिनों से सफाई ही नहीं हुई हो। मेरे होश तब उड़े जब मैंने घर के आंगन में मरे हुए जानवरों के कंकालों का ढेर देखा। थोड़ी हिम्मत करके जब मैं घर के और अंदर गया तो बरामदे में मरे हुए कबूतर लटके हुए थे और फर्श पर खून के छींटे पड़े थे। यह सब देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में इंसान नहीं बल्कि कोई हैवान रहते हों। मैं डरते हुए पीछे मुड़ा
तो देखा कि एक औरत खड़ी हुई थी। उसने मुझसे पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने जवाब दिया, मैं सामने वाले घर में रहता हूँ। आज हमारे घर पर पार्टी है और पापा ने आपको खाने पर बुलाया है। ये सुनते ही वह औरत जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी देखकर मैं डर गया और वहां से जाने की कोशिश करने लगा। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रहे हो? यहां पर लोग आते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन अपनी मर्जी से यहां से जा नहीं पाते। मैंने कहा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? तभी उसने अचानक से मेरा गला पकड़ लिया और मुझे हवा में उठा दिया। मैं हैरान था कि इस औरत में इतनी ताकत कहां से आ गई। कुछ ही पलों में उसका चेहरा बदलने लगा और वह एक विकराल रूप ले लिया। मुझे समझ आ गया कि मैंने इस घर में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने मेरा गला छोड़ दिया, जिससे मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसने मेरे पैर को पकड़ा और घसीटते हुए मुझे एक कमरे में ले गई। जब वह मुझे अंदर घसीट रही थी तो अलग अलग कमरों से और लोग निकलने लगे। उनके चेहरे भी उतने ही डरावने थे। मैं पूरी तरह डर चुका था और चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उनमें से एक छोटी लड़की जैसी दिखने वाली ने कहा, वाह, आज तो लाजवाब खाने का इंतजाम हुआ है। यह सुनते ही सभी जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी से पूरा कमरा गूंज उठा। मेरी सांसें तेज चलने लगीं और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं मरने वाला हूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं यहीं पर मर जाऊंगा। जैसे ही यह विचार मेरे दिमाग में आया, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और धीरे धीरे मेरी नजर धुंधली होने लगी। मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने पाया कि मैं अब भी उसी कमरे में पड़ा हुआ हूं, लेकिन चारों तरफ घना अंधेरा था। मुझे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा डर अब और बढ़ चुका था और मुझे हर हाल में वहां से निकलने का रास्ता ढूंढना था। मैंने अपनी जेबें टटोलनी शुरू की, लेकिन मेरा फोन गायब था। तभी मैंने सोचा कि शायद यह मेरी आखिरी कोशिश है और मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे लोग मुझे जिंदा क्यों छोड़ गए, लेकिन मन ही मन मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि मैं अब तक जिंदा हूं। मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आपने मुझे अब तक बचा कर रखा है, तो कृपया मुझे यहां से भी सुरक्षित बाहर निकालें। जब मैंने आंखें खोली तो मेरी नजर कमरे की दीवार के ऊपर एक कोने में गई। वहां से बाहर की तरफ से हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने ध्यान से देखा और समझा कि वह रोशनी एक छोटे रोशनदान से आ रही थी। मैंने दीवार के पास जाकर उस रोशनदान से बाहर की आवाजें सुनने की कोशिश की। बाहर से गाड़ियों के आने जाने की आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें सुनकर मुझे समझ आ गया कि यह शायद हमारे मोहल्ले की गली की सड़क है। मुझे यह भी अंदाजा हो गया कि अब रात हो चुकी है, क्योंकि बाहर की स्ट्रीट लाइट की रोशनी उसी रोशनदान के जरिए कमरे में आ रही थी। मुझे याद आया कि मैं शाम के वक्त घर से निकला था और अब तक मेरे घर वाले मुझे ढूंढते हुए परेशान हो रहे होंगे। लेकिन मैंने यह भी सोचा कि इस वक्त इन बातों के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। मेरी प्राथमिकता किसी भी तरह इस कमरे से बाहर निकलना था। रोशनदान काफी ऊपर था और कमरा पूरी तरह खाली था। वहां तक पहुंचने के लिए कमरे में कोई फर्नीचर या अन्य सामान नहीं था। मैंने तुरंत अपना दिमाग लगाया। मैंने अपने पैरों से जूते निकाले और उनकी डोरियां खोलकर उन्हें आपस में बांध दिया। फिर इन जूतों की डोर को अपने गले में लटका लिया ताकि यह मेरे हाथों के पास रहें और मैं उन्हें इस्तेमाल कर सकूं। मैंने अपने सारे सामान को अपने पास ले लिया, क्योंकि मैंने सुना था कि अगर हमारी कोई भी चीज इन बुरी शक्तियों के हाथ लग जाए तो वे हमारे साथ कुछ भी बुरा कर सकती हैं। इसके बाद मैं दीवार से चिपककर अपने हाथों और पैरों के बल पर धीरे धीरे रोशनदान की तरफ चढ़ने लगा। उस वक्त डर के मारे मेरे पूरे शरीर से पसीना बह रहा था और कमरे की गर्मी की वजह से हालत और भी खराब हो रही थी। पसीने की वजह से मेरे हाथ बार बार दीवार से फिसल रहे थे, जिससे मुझे चढ़ाई में काफी दिक्कत हो रही थी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपने पसीने को पोंछते हुए चढ़ाई जारी रखी। काफी मेहनत के बाद आखिरकार मैं उस रोशनदान तक पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचते ही मेरी उम्मीद टूट गई, क्योंकि रोशनदान पर सीमेंट की मजबूत जाली लगी हुई थी। मैंने जाली को छू कर देखा और महसूस किया
कि इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। पहले मैंने उसे अपने हाथों से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हिली तक नहीं। तभी मैंने सोचा, अगर इस जाली को तोड़ने में मेरा हाथ टूट भी गया तो वह बाद में ठीक हो सकता है, लेकिन अगर मैं आज इस कमरे से बाहर नहीं निकल पाया तो शायद मेरी जान ही नहीं बचेगी। यह सोचकर मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर जाली पर मुक्के मारना शुरू किया। जाली पर मारते मारते मेरे हाथों से खून बहने लगा, लेकिन मैंने रुकने का नाम नहीं लिया। आखिरकार कई बार मुक्के मारने के बाद जाली टूट गई। मैंने किसी तरह खुद को रोशनदान से बाहर निकाला। जब मैं बाहर आया और नीचे की तरफ देखा तो मेरी हालत खराब हो गई। रोशनदान काफी ऊंचाई पर था। मुझे लगा कि अगर मैं यहां से नीचे कूदा तो मेरे हाथ पैर टूट सकते हैं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने हिम्मत की और नीचे कूद गया। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। मेरे पैर में गंभीर चोट लग गई और मैं उसे हिला भी नहीं पा रहा था। फिर भी दर्द को सहते हुए मैंने खुद को घसीटते हुए अपने घर तक पहुंचाने की कोशिश की। आखिरकार मैं अपने घर के दरवाजे तक पहुंच गया। जब मैंने अंदर झांका तो देखा कि घर के अंदर पार्टी बड़े आराम से चल रही थी। सभी लोग खाना खा रहे थे और हंस बोल रहे थे। यह देखकर मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। मैं सोच रहा था, यार ये कैसे घर वाले हैं? मैं इतनी देर से घर से गायब हूं और इन्हें मेरी कोई चिंता ही नहीं है। अभी मैं यह सब खड़ा खड़ा सोच ही रहा था कि अचानक मेरी दादी की नजर मुझ पर पड़ी। वह चिल्लाई, अरे अरुण, तू! दादी के इतना कहते ही वहां मौजूद सभी लोग मेरी तरफ देखने लगे। उनकी नजरें मुझ पर पड़ते ही मेरी हिम्मत टूट गई और मैं रोते हुए घर के आंगन में गिर पड़ा। सभी लोग दौड़कर मेरी तरफ आए, लेकिन तभी अचानक से खाने की मेज पर बैठे कुछ लोगों से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। जैसे ही हमने उस आवाज की तरफ देखा, हमारे होश उड़ गए। सामने वही चुड़ैल खड़ी थी और उसके पीछे उसकी पूरी फौज थी। पहले वह चुड़ैल एक सामान्य इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन अब उसका रूप फिर से वैसा ही विकराल हो गया जैसा मैंने पहले उस कमरे में देखा था। उसके पीछे खड़े सभी लोग जो उसके साथी थे, उनका रूप भी डरावना और विकराल हो गया। मेरे घर वाले और वहां मौजूद सभी लोग इस दृश्य को देखकर स्तब्ध थे। तभी अचानक मेरी दादी को पता नहीं क्या हुआ और वह भागकर घर के मंदिर की तरफ गईं। दादी ने मंदिर की ज्योत से कुछ बूंदें उठाईं और हमारे घर के आंगन में छिड़कना शुरू कर दिया। दादी के ऐसा करते ही वह चुड़ैल के पीछे खड़े उसके साथी जोर जोर से चिल्लाते हुए हमारे घर से बाहर भाग गए, लेकिन वह बड़ी चुड़ैल अब भी वहीं खड़ी थी। उसने मुझे घूरते हुए अजीब तरीके से गुर्राते हुए कहा, तू हमारे चंगुल से इतनी आसानी से नहीं बच सकता। तुझे लगता है कि तूने यहां आकर अपनी जान बचा ली? नहीं, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। चुड़ैल के इतना कहते ही मेरी दादी ने उसके पास कदम बढ़ाए और बची हुई ज्योत की बूंदें उस पर डाल दी। जैसे ही दादी ने ऐसा किया, चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन तभी चिल्लाते चिल्लाते उसने अचानक मेरी दादी के सिर पर जोरदार वार कर दिया। दादी वहीं आंगन में धड़ाम से गिर पड़ी। दादी के फर्श पर गिरते ही वह चुड़ैल भी गायब हो गई। उस वक्त मोहल्ले के कई लोग भी हमारे घर पर मौजूद थे। इस दृश्य को देखकर उनके भी होश उड़ गए। मेरे चाचा जी भागकर दादी के पास गए और उन्हें उठाया। दादी के सिर से बहुत तेज खून बह रहा था। हमने तुरंत दादी और मुझे अस्पताल ले जाने का फैसला किया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मेरे टूटे हुए पैर पर प्लास्टर कर दिया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि दादी की हालत बहुत गंभीर है और वह कोमा में चली गई हैं। जब मैं अस्पताल में था तो पापा ने मुझसे पूछा, यह सब क्या हुआ? पापा ने मुझसे पूछा, तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? मैंने उन्हें पूरी घटना विस्तार से बताई। फिर मैंने पापा से पूछा, जब मैं रात तक घर नहीं लौटा तो आपने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? आपको मेरी कोई चिंता क्यों नहीं हुई कि मैं अब तक घर क्यों नहीं आया? पापा ने कहा, तुमने ही तो फोन करके कहा था कि तुम्हारे किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और तुम उसे अस्पताल ले जा रहे हो। तुमने कहा था कि सुबह तक आ जाओगे और पार्टी में शामिल नहीं हो पाओगे। यह सुनकर मैं चौंक गया। मैंने पापा से कहा, मैंने तो आपको कोई फोन नहीं किया। उस वक्त तो मेरे पास मेरा फोन भी नहीं था क्योंकि वह गायब हो गया था। इसके बाद पापा ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए।
पापा ने बताया, शाम होते ही उस घर में रहने वाली वह चुड़ैल हमारे घर आई थी। वह अकेली नहीं थी, अपने पूरे परिवार को साथ लेकर आई थी। उसने आकर कहा, हम लोग सामने वाले मकान में रहते हैं और आपका बेटा अरुण हमें आज आपके घर पर खाना खाने के लिए आमंत्रित करके गया था। इसी वजह से हम यहां आए हैं। पापा ने उनसे कहा, हाँ, मैंने ही उसे भेजा था। आप लोग आइए और खाना खाइए। मैंने पापा से कहा, इसका मतलब वह चुड़ैल इंसानी रूप लेकर हमारे घर पर आई थी। फिर मैंने पापा से पूछा, क्या आपने मकान मालिक को इस घटना के बारे में फोन करके नहीं बताया? पापा ने जवाब दिया, मैंने उसे फोन किया था। मैंने कहा कि क्या इंसानों की कोई कमी पड़ गई थी जो उसने भूतों और चुड़ैलों को मकान किराए पर देना शुरू कर दिया। लेकिन जब मैंने उसे फोन किया तो मुझे पता चला कि वह मकान मालिक तो कुछ दिन पहले ही मर चुका था। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मुझे लगा, क्या उस चुड़ैल ने ही मकान मालिक को मार दिया होगा? इस घटना को अब 152 दिन बीत चुके थे। तब तक डॉक्टरों ने मुझे अस्पताल से छुट्टी दे दी थी, लेकिन मेरी दादी अभी भी कोमा में थीं और अस्पताल में भर्ती थीं। तब मेरे चाचा ने पापा से कहा, आप अरुण को लेकर घर जाइए, माँ के पास मैं रुकता हूँ। इसके बाद सभी लोग मुझे लेकर घर आ गए। लेकिन हमारे मोहल्ले में एक बुजुर्ग रामनाथ दादा रहते थे। वह उस दिन की घटना के बारे में जानते थे। जब हमारे घर पर वह घटना हुई थी तब मोहल्ले के बुजुर्ग रामनाथ दादा भी वहीं मौजूद थे। जैसे ही हम घर लौटे वह तुरंत पापा के पास आए और बोले, मैं तुम्हारे घर लौटने का इंतजार कर रहा था। उन्होंने पापा से कहा, मेरी नजर में एक बहुत सिद्ध अघोरी हैं जो अपनी सिद्धियों का उपयोग सिर्फ लोगों की भलाई के लिए करते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें उन्हें बुलाकर इस घटना के बारे में विस्तार से बताना चाहिए। हो सकता है कि वह चुड़ैल फिर से तुम्हारे परिवार पर हमला करे। पापा ने कहा, ठीक है, आप उन्हें बुलाइए। रामनाथ दादा ने उस अघोरी बाबा को बुलाया। वह रात के वक्त हमारे घर पर आए। जैसे ही अघोरी बाबा हमारे घर पहुंचे तभी अचानक से सामने वाले मकान से अजीब और डरावनी चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। अघोरी बाबा ने हमारे घर में प्रवेश करते ही कहा, यह भगवान का करिश्मा था कि उस दिन आप लोग बच गए, वरना वह चुड़ैलों की पूरी टोली आप सभी को मारने के लिए आई थी। उन्होंने बताया, उस दिन अगर यह लड़का अरुण समय पर नहीं पहुंचता तो वह चुड़ैलें रात के 12 बजे का इंतजार कर रही थीं। अगर रात के 12 बजने तक वह लड़का यहां नहीं आता तो वह पार्टी में मौजूद सभी लोगों को मार देती। उनकी यह बात सुनकर हमारे पूरे परिवार के होश उड़ गए। उन्होंने हमें चेतावनी दी कि वह चुड़ैलें अभी भी हमारे परिवार के किसी सदस्य पर हमला कर सकती हैं। उनसे बचने के लिए हमें तुरंत घर पर हवन कराना होगा। अघोरी बाबा ने यह भी कहा, आपके परिवार के किसी सदस्य ने गलती से उनकी दुनिया में प्रवेश कर लिया है। अब वह इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। पापा ने अघोरी बाबा से पूछा, आखिर यह चुड़ैलें कौन हैं और यह हमसे क्या चाहती हैं? अघोरी बाबा ने बताया, यह एक परिवार था जो कुछ साल पहले किसी अन्य शहर में रहता था। उस घर की मुखिया एक महिला थी जो तंत्र विद्या सीखने के चक्कर में फंस गई थी। इस तंत्र विद्या के कारण उसने अपने पूरे परिवार के साथ अपने ही घर में फांसी लगाकर जान दे दी। अघोरी बाबा ने बताया कि मरने के बाद भी उनकी आत्माएं इंसानों की तरह रहती हैं। वे एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं और जिंदा इंसानों की तरह दिखते हैं, लेकिन वे सिर्फ उन्हीं लोगों को शिकार बनाते हैं जो उनकी दुनिया में प्रवेश करते हैं। उन्होंने पापा से कहा, आपने अपने बेटे को उनके घर भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब वह चुड़ैलें और उनके परिवार के सदस्य जो मरने के बाद पिशाच, चुड़ैल और डायन बन चुके हैं, आपके परिवार का पीछा करेंगे। यहां तक तो अघोरी बाबा ने जो कुछ भी बताया वह समझ में आ रहा था, लेकिन इसके आगे उन्होंने जो कहा वह सुनकर हम सभी के रोंगटे खड़े हो गए। अघोरी बाबा ने हमसे कहा, अगर उन चुड़ैलों ने आपके परिवार पर हमला कर दिया है तो वे तब तक नहीं रुकेंगी जब तक आपके परिवार से किसी एक सदस्य की बलि नहीं ले लेती। पापा ने उनसे पूछा, आप किस इंसान की बात कर रहे हैं? अघोरी बाबा ने जवाब दिया, मैं आपकी माताजी की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा, आपकी दादी एक बहुत बहादुर इंसान थी। उस दिन उन्हीं की वजह से आप सभी की जान बच पाई।
अगर उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाकर मंदिर की जोत से वह बूंद उस चुड़ैल पर नहीं फेंकी होती तो उस दिन बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। लेकिन उन्होंने यह भी कहा, अब आपकी दादी आपका साथ छोड़ चुकी हैं। उस चुड़ैल ने उनके ऊपर इतना खतरनाक वार किया था कि अब उनका बच पाना बहुत मुश्किल है। अब वह सिर्फ कुछ ही दिनों की मेहमान है। अघोरी बाबा के मुंह से यह बात सुनकर पापा वहीं पर फूट फूट कर रोने लगे। और फिर हुआ भी वही। ठीक 3 दिन बाद मेरी दादी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गईं। दादी के जाने के बाद पापा ने कहा, अब मैं अपने परिवार के किसी और सदस्य को नहीं खोना चाहता। इसीलिए जैसा कि अघोरी बाबा ने सलाह दी थी, हमने अपने घर पर हवन और पूजा करवाया। हवन के बाद अघोरी बाबा ने पापा से कहा, आपके बेटे अरुण को इस शहर से दूर भेज देना ही ठीक रहेगा। जब तक वह यहां रहेगा उसके ऊपर खतरा बना रहेगा। इसी वजह से मैं अपने घर से दूर भोपाल में अपनी नानी के पास रहकर पढ़ाई कर रहा हूं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल चलता हूं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है।